रिवीजन रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो बात मैंने अभी बताई, किसी आयनिक कंपाउंड के लिए एक आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम किसी भी एसिड को या किसी बेस को वाटर में डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएशन करने पर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं पहली बात, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं बात हो रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जो वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, कम डिसोसिएट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसिटिक एसिड, कॉमन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा, या HCN। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, वीक एसिड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से। अब एसिटिक एसिड वाटर के साथ, ये H पॉजिटिव वाटर गेन कर लेगा, बेस है, लुईस बेस है, एसिटेट आयन बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। यहां आप सिर्फ H पॉजिटिव भी लिख सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के, ये वाटर नेग्लिजिबली चेंज होगा, तो इसके साथ आकर के इसको मैं Ka बना देता हूं, ये H2O इसके साथ मल्टीप्लाई होके Ka बन गया, तो Ka एसिड क्या आ गया मेरे पास, ये Ka क्या है, K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि लगभग कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डाइल्यूट अगर एसिड हम कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो नेग्लिजिबली चेंज होगा ये। अगर इसके 1 मिलियन मॉलिक्यूल हैं तो इसका 1 मॉलिक्यूल है, तो नेग्लिजिबली चेंज होगा, तो इसको कांस्टेंट ही मानते हुए इस कांस्टेंट में शामिल कर लेते हैं, Ka आ जाता है। तो ये Ka की किसी एसिड के लिए ये वैल्यू आई। कभी भी किसी एसिड के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए। ये फॉर्मूला आप नोट कर लोगे। और ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। यहां स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो इसकी पावर 1 है, यहां ये पावर 1 है। अगर ये 2 होता तो यहाँ 2 लिखते, किसी और एसिड के लिए ये वैल्यू उसी तरह से एक्सपोनेंट में लिख दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल करके यूज होगा। अभी एक लॉ भी लिखना होगा आपको इसके बाद, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होगा। बस ये लिखना है और बाकी कुछ नहीं। अब इसे हम प्रोसेस करते हैं, मींस आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा सा पार्ट आयोनाइज हो रहा है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम ये कह सकते हैं कि किसी एक स्टेट में, ये वाले स्टेट देखो, एसिटिक एसिड वाटर, ये वही इक्वेशन पुरानी लिखी गई है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C लिया, जैसे मैंने बोला था कि 100 मॉलिक्यूल ले लिया, अब यहाँ C कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और मोलैरिटी में लिया जाएगा। मोलैरिटी में नहीं गिवन है तो पहले इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो, इनिशियली 0, मान लो इसके कुछ मॉलिक्यूल इधर आकर के कन्वर्ट हो गए, तो C माइनस C अल्फा, C 1 माइनस अल्फा हो गया, ये C अल्फा, जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दूंगा तो 3 अल्फा, C टाइम्स कर दूंगा तो C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं Ka की जो वैल्यू निकालूंगा वो इनसे निकाल, Ka की वैल्यू जब मैं इससे निकालूंगा तो मैंने Ka के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, अभी फॉर्मूला जो लिखा, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये लिख लिया। अब हम यहां थोड़ा सा एक तरीका अप्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में काफी कम होती है, तो इसको नेग्लिजिबल मानते हुए मान लो ये 0.9 आया, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई C, या मैं कह देता हूं कि 0.99 आया, तो अल्फा की वैल्यू अगर बहुत कम है तो ये जो नीचे अल्फा है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही कंसीडर कर लेंगे। ये कब के लिए है, ये सिर्फ तब के लिए जब बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये अल्फा की वैल्यू कंसिडरेबल होगी, 0.5 होगी, 0.6 होगी, 0.7 होगी, उसके लिए हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे, और 1 मानते हुए ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा विल बी इक्वल टू Ka ओवर C, और आ जाएगा इसका स्क्वायर। ये हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहीं से आप इस फॉर्मूले को याद करके यहीं से आप इसका स्टेटमेंट लिख लो। ये कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्क्वायर रूट ऑफ C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा
उतना डिसोसिएशन कम होगा। यानी एसिटिक एसिड में वाटर जितना ऐड करते चले जाओगे उतना ही उसका आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। ये है इनफैक्ट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एसिटिक एसिड लिया आपने, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिया एसिटिक एसिड, उसका आयोनाइजेशन कम हो रहा है, आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। और वाटर ऐड कर दिया, और ज्यादा एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, और वाटर ऐड कर दिया, और लिमिट होती है डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के, तो लिमिटिंग वैल्यू आएगी। वो जब आप +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी आएगा ये लिमिटिंग वैल्यू इसके आयोनाइजेशन की। लेकिन एक रेंज तक ये, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते चले जाते हो, भाई सी का एंड वी का क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। किसी में पानी डाल दिया चीज में आपने, वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। इस सी की जगह मैं वी से भी इसे रिलेट, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये रहेगा। ठीक होगी बात? तो ये वैल्यू मैंने बताई आप एक ये नोट करोगे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए, और फिर इसका स्टेटमेंट, बस ये बाकी नहीं करना है, सिर्फ ये नोट करना है। सारा लिखा तो रखा ही है नोटबुक में, किसी को अगर लगेगा तो अपनी नोटबुक में से, जहां नोट से सारे डिटेल से लिखा रखे हैं, वहां से इसे रीचेक कर सकते हो। फिलहाल तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, और ये क्विक रिवीजन मतलब 4-5 क्लास का एक ही क्लास में होगा, ज्यादा बल्कि 4-5 से भी ज्यादा। ये नोट कर लिया, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटमेंट काम का है, ये आपसे पूछा जाता है कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ये क्वेश्चन आपको क्लास 11 में मिल जाता है, और सिर्फ समझ आने से नहीं चलता काम, स्टेटमेंट सही लिखना आना चाहिए, और वो लिख करके ही आए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शुरुआत यहीं से की जाएगी। अगर सिर्फ किसी ने इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया तो गलत बात हो गई। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम या डाइल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। कभी कभी इसका प्रूव आ जाता है, ये प्रूव करना है। आपके होम एग्जाम में ये दे देते हैं कि के प्रूव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते। एक बात मैंने बता दी आपको, यानी एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के एग्जाम के व्यू पॉइंट से, वो बात मैंने आपको डिस्कस कर दी, और वो था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या क्या इसमें आना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 फॉर्मूला, एक डेफिनेशन, और इससे ज्यादा थोड़ा सा बढ़ करके इसका डेरिवेशन। दूसरे नंबर पर आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के, जो अभी लिखा था हमने के ए एसिड के लिए एंड बेस के लिए, ये वही बात अभी रिपीट होगी वीक एसिड के लिए बात हम कर रहे हैं। HAF, वीक एसिड का मतलब 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। लॉ ऑफ मास एक्शन वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में डिवाइडेड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वही अप्लाई होगा यहाँ। तो के H पॉजिटिव A नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसकी पावर 1 है, पावर 1 ले, ये प्रोडक्ट है पावर 1 है, ये यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, H ऐसे कर दिया। अब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है बेस के लिए। बस इतनी सी बात है। आपसे डेफिनेशन क्या पूछ लेंगे? डिफाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, डिफाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb। तो मैं नहीं समझता कि ये आपको बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी, बस दिमाग में रख लो वही सारा कुछ है बेस के लिए। बस ये इक्वेशन यहाँ पर चेंज हो जाता। आया कहां से? लॉ ऑफ मास एक्शन से ये आया। इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? एक टर्म होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जब हम किसी, बात मेरी ध्यान से सुनना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले, जो पहले से जिसका आयोनाइजेशन मुश्किल हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COO नहीं प्लस H पॉजिटिव, यानी 100 में से 3 या 4 ही मॉलिक्यूल ये डिसोसिएट हो पाए एट इक्विलिब्रियम 100-3, और ये 3 और ये 3। तो इक्विलिब्रियम पर 3 H पॉजिटिव थे हमारे पास। सिर्फ 100 लेना कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं है मॉलिक्यूल के लिए, 100 तो कुछ भी नहीं है। मैं समझाने के लिए, हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल ताकि निकल जाए। आप 100 मोल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, 100 में से 3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए अगर, तो इसका मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ। इनिशियली 100 मॉलिक्यूल लिए मैंने, 3 डिसोसिएट हो गए तो 0.03 हो गया। ये हमारे पास इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये अल्फा आ गया, सॉरी, ये अल्फा। और कम हो जाता है अगर हम इसमें बाहर से कोई इस
आयन में से एक आयन ऐड कर दें, दैट मीन्स CH3COO नेगेटिव मैंने बाहर से ऐड कर, एसिटिक एसिड के अलावा कोई और मॉलिक्यूल ऐसा लिया जिसमें एसिटेट आयन था, नंबर 1 एंड नंबर 2, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONA मैंने ऐड किया। CH3CONA ऐड करने पर क्या होगा, अब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.03 आ रहा था, अब 0.03 से और कम हो जाएगा, या तो एक डिसोसिएट होने लगेगा, या दो डिसोसिएट होने लगेगा, या 2.5 होने लगेगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, वहां तो मोल में चले, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पॉइंट में ही लिख रहे हैं। ये है कॉमन आयन। कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना कम डिसोसिएट हो रहा था उससे भी कम डिसोसिएट हो जाता है। ये कॉमन आयन किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए। अब मैंने एसिटिक एसिड लिया तो मैं सोडियम एसिटेट ऐड करूंगा, दोबारा से एसिटिक एसिड नहीं ऐड करूंगा, वो तो खुद ही एसिटिक एसिड है, उसका तो अल्फा कांस्टेंट है गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, टेम्परेचर वगैरह पर। तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई की जाती है, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट है। अब कोई एसिड है, वीक एसिड है, हमने उसमें सोडियम एसिटेट ऐड किया, सोडियम एसिटेट ऐड करने पर एसिटिक एसिड में उसकी एसिड स्ट्रेंथ और कम हो गई। भाई जब डिसोसिएशन होना कम होगा तो H पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी ना, पहले 100 में से 3 हो रहे थे, अब 100 में से 2 होने लगे, हाइड्रोजन आयन कम हो गया, पीएच पे फर्क पड़ेगा। यह है कॉमन आयन इफेक्ट, और इसको हम प्रेसिपिटेशन में और बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेशन आपसे बहुत पूछी जाती। गलती क्या नहीं करनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को के आयनाइजेशन को अगर हम सप्रेस करना चाहते हैं तो कॉमन आयन वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। मान लो ए बी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मुझे AX यूज करना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये यूज कर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन और सप्रेस कर जाएगा। HCN में क्या ऐड करूंगा मैं, NaCN ऐड कर दूंगा। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे बेस है चाहे एसिड, ये है कॉमन आयन। इफ देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन, टर्म्ड एज कॉमन आयन। ये आपसे क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है, ये आपको नोट कर, डिफाइन कॉमन आयन। एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसमें सोडियम एसिटेट ऐड करते हैं। एनसीईआरटी में मेन एग्जांपल यही है, ज्यादातर यही सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड के एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आने को कोई भी आ। हमने एसिटिक एसिड लिया, सोडियम एसिटेट लिया। अब इसको अगर लैशेटलियर प्रिंसिपल से देखा जाए तो उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते। हमने लैशेटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करा लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं बाहर से इसमें अगर CH3COO नेगेटिव ऐड करता हूं तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये तो कंज्यूम होंगे, ये भी कंज्यूम होगा, इससे तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो H पॉजिटिव से मतलब है, तो एसिड स्ट्रेंथ सप्रेस कर गई, H पॉजिटिव में कमी आ गई, तो एसिड स्ट्रेंथ को दबा देता है। सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कम क्यों हो जाती है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आपसे यहाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, why CH3COOH is much more weaker acid in presence of CH3CONA? आंसर होगा कॉमन आयन। ये बेसिक सोल्यूशन के लिए भी होगा, एसिडिक सोल्यूशन के लिए भी होगा। बेसिक सोल्यूशन का क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसमें मिक्स करेंगे तो उसका डिसोसिएशन और कम हो जाए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेस की तरह से एक्ट करे। ऐसे ही HCN है, HCN वीक एसिड है, वीक एसिड तो पहले से ही है, हम इसमें NaCN ऐड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कॉमन आयन CN है, इसके आयनाइजेशन को ये सप्रेस कर दे। हटा रहा हूं मैं इसे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये कॉमन का एग्जांपल जो भी मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कम हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है हमारा एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक अलग कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट मैंने बता दिए, नंबर 1 ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, नंबर 2 कॉमन आयन इफेक्ट। ये पूरी एक एक क्लास के काम है, एक क्लास में पूरा ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसकी डिटेल चलती है, एक क्लास में पूरा कॉमन आयन इफेक्ट चलता है। लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ इज्जत का सवाल है, नंबर आ जाए जैसे कैसे करके पास हो जाएं, पहले बाद में देखेंगे सारा कुछ। पास तो हो ही जाओगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी, इतना तो पढ़ ही रखा है सारे साल। क्यों भैया डाउट हो रहा है कोई? पास होने की बात नहीं हो रही है, इज्जत के साथ पास होने की बात हो रही है, इज्जत के साथ तो पास हो जाओगे बिल्कुल। शाबाश, हौसला दिखाया तुमने, अच्छी बात है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तीसरा ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। हम एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले यहां से उठाओ से कंसेप्ट। हमने कोई AB लिया और ये इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो सकता है, आयन बना सकता है, लेकिन इसके
डिसॉल्व होने की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही डिसॉल्व होगा। ए बी, मान लो मैंने 1 लीटर में या 10 ml में या 100 ml में इसके कुछ अमाउंट को, x ग्राम को डिसॉल्व करना शुरू। 1 ग्राम डाला, डिसॉल्व हो गया। 2 ग्राम डाल दिया, डिसॉल्व हो गया। 3 ग्राम डाल दिया, डिसॉल्व। मान लो 25 ग्राम पर आकर ये रुक गया। 25 ग्राम तक ये पूरा डिसॉल्व हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने 25.1 ग्राम ऐड किया, वो जो 0.1 ग्राम था वो प्रेसिपिटेटेड ही रहा। 0.1 ग्राम डिसॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद और मैंने 0.1 ग्राम ऐड किया, 0.2 ग्राम सोल्यूशन में आ गया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो ऐड किया वो डिसॉल्व नहीं हुआ। अब मैं इसे बोलूंगा कि ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में जितना मैक्सिमम कोई सॉल्ट आप डिसॉल्व कर सकते हो, यानी वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आयनिक नहीं रहेगा, नॉन आयनिक रहेगा, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेटेड होगा, तो ये बोला जाएगा कि ये इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट छोड़ो, अभी ये बोला जाएगा कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके किसी गिवन सॉल्वेंट में, किसी सॉल्यूट का, गिवन सॉल्यूट का, इलेक्ट्रोलाइट का एक मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकता है वो हमने डिसॉल्व, वो कहलाएगा इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, वो कहलाएगा इसका सैचुरेटेड अमाउंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दो कंडीशन हैं। एक, ये मेरे पास मान लो ए बी कोई सॉल्ट था, ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में सॉलिड स्टेट में था। जब मैंने इसको एक्वस कंडीशन में डाला वाटर में, तो ये पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में आयनाइज हो गया। जब आयनाइज हो गया एक्वस कंडीशन में, तो ये डिसॉल्व्ड कंडीशन में रहना चाहिए। ये राइट हैंड पर डिसॉल्व्ड कंडीशन है। ये कंडीशन जो है वो प्रेसिपिटेशन वाली कंडीशन। मैं ऐड करता जा रहा हूं, ये डिसॉल्व होता जा रहा है, ऐड करता जा रहा हूं, डिसॉल्व होता जा रहा है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आई कि अब इसके बाद मैं एक भी पार्टिकल ऐड करूंगा तो ये आयनिक स्टेट में नहीं आएगा, ये सॉलिड स्टेट में ही रहे। दैट मीन्स जब कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बना लेते हैं, यानी अब इससे ज्यादा मैं इसके आयन को डिसॉल्व नहीं कर सकता, किसी सॉल्ट के आयंस को, किसी सॉल्ट को आयनाइज नहीं कर सकता। अब जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूरा बना चुके होते हैं, उस स्टेट में, सैचुरेटेड स्टेट में, सैचुरेटेड कंडीशन में, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस का प्रोडक्ट होता है, आयन का प्रोडक्ट मतलब इनके आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, यही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। सैचुरेटेड कंडीशन में जो सोल्यूशन में हमारे पास आयंस मौजूद हैं, उन आयंस का प्रोडक्ट ही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अब क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, तो मुझे सॉल्वेंट फिक्स करना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। टेम्परेचर मुझे यहां 298 केल्विन यूज करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पर किसी फिक्स सॉल्वेंट के लिए कोई एक सॉल्यूट जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस स्टेट में जो उसके आयन का प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब मेरे पास सपोज करते हैं CaCl2 है, तो आयन का प्रोडक्ट मुझे लेना पड़ेगा Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब ये तो दो आयन प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि 2Cl नेगेटिव है। जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, Cl नेगेटिव 2 आ गया, तो मुझे Cl नेगेटिव यहां पर एक और लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Ca2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट लेते हैं तो Cl नेगेटिव, इसका स्क्वायर ले, यानी ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पावर में आ जाएगा हमें, प्रोडक्ट अगर कभी इसका आप लिख रहे हो तो। जैसे Al2O3 लिया मैंने, Al2O3 वाटर में डिसॉल्व किया, Al3 पॉजिटिव 2 प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 3, इसका सॉल्युबल, अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेट सॉल्यूशन इज सैचुरेट, इसका Ksp जो कि कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, गिवन टेम्परेचर के लिए, गिवन सॉल्वेंट वाटर के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। Ksp विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al 3 पॉजिटिव पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव पावर, ये इसके Ksp की वैल्यू आएगी। यानी वो आयनिक प्रोडक्ट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम मौजूद होता है किसी गिवन डिसॉल्व्ड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक तो ये बात हो गई डेफिनेशन। दूसरी आप ये भी दे सकते हो कि इनके आयन के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को अगर पावर में लगा दें तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो। दो चीजें आपके काम की है तो मैंने समझा दी शॉर्ट में जितना समझा सकता था। दो चीजें आपके काम की, एक तो फॉर्मूला, एक डेफिनेशन। तीसरे नंबर पे आएगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। मान लो ये मेरे पास कोई Al2O3 जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही ये कुछ, तो इसके लिए Ksp जस्ट करना है आपको, ये वाला करना है, Ksp इज इक्वल टू दिस वन, बस इतना लिख लोगे आप ये। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स
The ion occur in equation representing the dissociation of electrolyte at given temperature and the solution is saturated. ये अगर नहीं लिखा तो सब कुछ बेकार है। सारे आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं होते, सारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट होते। सेचुरेटेड कंडीशन में जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डेफिनेशन और ये फॉर्मूला साथ के साथ एग्जामिन करूंगा। अभी मैं ये तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, चौथा कंसेप्ट बता के चारों को इकट्ठा अभी रेसिप्रोकेट करोगे, मेरी तरफ वापस भेजोगे इसको। डन? लिख लिया भाई जो बच्चे ऑनलाइन है? सर एक मिनट, बस ये लिखना है और ये लिख। हाँ जी भाई साहब क्या कह रहे हो? चेंज कर रहा हूँ भाई मैं। देखो आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, इसको नोट नहीं करना है, समझना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ही होता है, ये किसी भी सॉल्यूशन में होता है। सेचुरेटेड में भी हो सकता है, सुपर सेचुरेटेड में भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा करके सेचुरेशन से ज्यादा डिसॉल्व कर ले हम, और अनसेचुरेटेड में भी हो सकता है। तो आयनिक प्रोडक्ट वेरिएबल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। गिवन टेम्परेचर पर गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये किसी गिवन मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हमें गिवन होता है। जबकि ये एक वेरिएबल है, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। दूसरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू इज कांस्टेंट, वही वाली बात मैंने बताई। तो ये डिफरेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन नोट कर लोगे और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने समझा दिया आपको, अपने दिमाग में रख। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। एक इसके एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अलग अलग इक्वेशन के लिए दो मैं बता रहा हूं कोई से, तो आप उसे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसके एक्सप्रेशन है, पहले भी मैंने करा रखे हैं, आपने कर भी रखे हैं, सही भी कर रखे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट 1:1 यानी NaCl टाइप है, CH3COH टाइप है, AgCl BSO4, एक ये चार्ज कितना भी हो, यहाँ 2 नेगेटिव है चार्ज, यहाँ 2 पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं है। एक कैटायन बना, एक एनायन बना, तब के लिए AgCl लिया। अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका XX है तो KSP x² हो जाएगा। कैसे? अगर इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन X है तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो 5 ही ये हुए, 5 ही ये हुए। KSP क्या चीज है? एट सेचुरेटेड सोल्यूशन KSP क्या आएगा? आयन के प्रोडक्ट के x मल्टीप्लाइड बाई x² आ गया। तो इस स्टेट में x इज इक्वल टू KSP आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KSP। ये कब के लिए कंडीशन आ रही है? आपको क्या देंगे क्वेश्चन में? मॉलिक्यूल दे देंगे, उसके लिए किस किस का रिलेशन आपको बताना होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एंड सॉल्युबिलिटी। ये डिसॉल्व्ड पार्ट है सोल्यूशन में x, और ये KSP इसका कांस्टेंट है, कितना डिसॉल्व्ड है ये इस स्टेट में। और जब KSP कांस्टेंट है तो गिवन सेट ऑफ कंडीशन में x भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कितना डिसॉल्व हो सकता है आयन। अगर मैं 100 ग्राम लूं तो उसमें से कितना डिसॉल्व हो सकता है, अगर KSP की वैल्यू आपको गिवन है तो आप निकाल सकते। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप AB2 है। अब 2B बन जाएंगे इसमें, अब 2B बन गए, जैसे एक्चुअल एग्जांपल PbCl2 CF, तो ऐसे केस में हमें यहाँ 2x लिखना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल 10 में से 5 ये बने तो ये तो 10 होने चाहिए ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होने चाहिए। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा, और इसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो पावर 2 करोगे। तो बस ये रिलेशन देखने की बात है, इसके लिए इतनी बात आपको याद रख। ये AB2 टाइप अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया गया तो उसके लिए KSP की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये वाली। ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको आता है अलग अलग, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये आपके 11th क्लास में बहुत क्वेश्चन देते हैं। या तो ऐसे दे देंगे CF2 के लिए, AB2 टाइप के लिए कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, फिर इस पे छोटा सा पहले तो एक क्वेश्चन ये रिलेशन के लिए दे दिया, इसी से न्यूमेरिकल निकलवा लेंगे। कर लोगे इसको, AB3 टाइप कर लोगे, A2B2 टाइप कर लो। एक और करा देता हूँ, एक ये हो गया, एक बस ये रिलेशन लिखना है, एक ये नोट करना है, इसके लिए ये रिलेशन आ गया, एक ये AB2, इसके लिए ये रिलेशन। x क्या है? सॉल्युबिलिटी, कितने आयन डिसॉल्व्ड हैं, और KSP क्या है? कांस्टेंट। इनमें आपस में रिलेशन है। सॉल्युबिलिटी ऐसे केस में will be equal to क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाई A2B टाइप, तो पहले वाला ही है। AB2 हो या AB2 हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? आयन के चार्ज से थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल पहले वाला ही होगा, ये वाला। मतलब हमें इस बात से 2x यहां पर बना, x यहां पर बना, ये पॉजिटिव है, पहले जो है वो नेगेटिव वाला था, बस ये 2x, इतना फर्क है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये वही पुराने वाला ही है। अगर 2:3 टाइप कोई सॉल्ट है, 2:3 टाइप सॉल्ट अगर हो गया, जैसे Al2O3 AS2S3, ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आपके +2 के
एंड मेन के सिलेबस में है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रैक्टिकल में भी हैं ये सारे के सारे, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन पूछे जाते हैं तो ये 2x आ जाएगा, इस पर ध्यान दोगे। ये 3x की पावर 3 होगा, ये 2x की पावर 3 हो जाएगा, 2x की पावर 3, 3x की पावर, सॉरी 2x की पावर 2, 3x की पावर। तो KSP का एंड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन ये रहना, दैट मींस फाइनल रिलेशन। आप ये बताओ, एक क्वेश्चन यहां से ये वेरी करके आपसे पूछ, तो मैंने 2-3 चीजें बताई आपको। नंबर 1 ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया, दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, तीसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एक्सप्रेशन कैसे, सॉल्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर, अलग अलग टाइप के सॉल्ट लेकर किस किस में रिलेशन है, ये जो सामने लिखा है, ये रिलेशन किन किन में है, ये रिलेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में, एक्स एंड KSP में। एक्स क्या है, एक्स आयन का वो अमाउंट है जो किसी सॉल्यूशन में मौजूद है, डिसॉल्व्ड है। किस कंडीशन में, सेचुरेटेड कंडीशन, सेचुरेटेड कंडीशन में कितना अमाउंट इसका अवेलेबल है, ये एक्स है। तो KSP क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, किसी गिवन मॉलिक्यूल के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 3-4 टाइप के। अब इसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट और आता है, और वो है वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे सॉल्ट, सॉल्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये AB जो है डिसोसिएट होकर A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में आराम से कंसिडरेबल अमाउंट में टूट जाता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं और वाटर की बात करें, तो वाटर ना के बराबर पोलर, यानी अगर हम वाटर को डिसोसिएट करेंगे, इसका हमें पता कैसे चलता है, बिल्कुल प्योर, एब्सोल्युटली प्योर वाटर लिया जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, H2O लिया, हम इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी का पता चलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई करने से। हम यहां बैटरी लगाकर करंट सप्लाई कर, अगर तो यह इलेक्ट्रोलाइट तो बड़ी तेजी से करंट सप्लाई करेगा, डिफ्लेक्शन होगा यहाँ। जैसे जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता रहेगा, ये नॉन कंडक्टर बनता जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, नॉन कंडक्टर है मोटे तौर पर। अगर बिल्कुल प्योर वाटर लेकर के उसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये जो टैप वाटर होता है इसमें नहीं, इसमें तो करंट लगता है इसमें, क्योंकि आयंस होते हैं, सॉल्ट मौजूद होते, कैल्शियम आयन होता है, क्लोरीन होता है, सोडियम होता है। मैं डिस्टिल्ड प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है तो बहुत ही थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है जब हम प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, 10⁻⁷ मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं वाटर के, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल बस डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। ये तो नेग्लिजिबल है, इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ। लेकिन हम एक स्केल बनाने के लिए, pH का स्केल बनाने के लिए इसकी मदद लेते हैं, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हर जगह हर चीज को जब डिसॉल्व करते हैं, हम लैब में काम करते हैं, तो वाटर ही सॉल्वेंट की तरह से यूज किया जाता है। तो वाटर को स्टैंडर्ड मानकर इससे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और वाटर के आयोनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब अंडरस्टूड है वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर के 1 लीटर में कितना H पॉजिटिव है, कितना OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये कैलकुलेट किया जाता है किससे, ये कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से। इनके आयन की संख्या जितनी ज्यादा होती जाती है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती चली जाती है। पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें पढ़ोगे, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट करके ले आते हैं, ये ले आते हैं कि इनका प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट H पॉजिटिव OH नेगेटिव का 1 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना है। यहां से ये बात पता चल जाती है, तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि जितना इसका है उतना ही इसका है। तो ये वाला जो डिस्कशन है, ये वाला डिस्कशन एक जस्ट pH स्केल बनाने के लिए है और प्रैक्टिकल के साथ रिलेटेड है। दूसरी बात, ये इतनी कम वैल्यू होती है कि बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से हम इसको कैलकुलेट कर पाते। बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सेल्फ आयनाइजेशन ये करता है, देखो 0.00 माइक्रो साइमंस पर सेंटीमीटर, ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कि बहुत माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये हो गया 0.00 10⁻⁻⁶। तो ये तो बहुत ही कम मेजरमेंट इसका होता है, यानी बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। केमिकली प्योर वाटर की बात हो रही है, टैप वाटर की बात नहीं हो रही है। कभी टैप वाटर में दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी डाल के और हाथ डाल के चेक कर लो, तो उसमें तो करंट बढ़िया वाला लगेगा, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद होते हैं। उसमें ये तो हार्ड वाटर होता है ना, इसमें तो आयंस मौजूद होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, ये सब मौजूद होते। इनकी आयंस की जब हम प्रेजेंस को चेक करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम KW बोल रहे होते।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू जो आती है वो 10⁻⁻14 आती, यानी H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 आए। ये प्रैक्टिकली मेजरमेंट किया गया है। तो यहां से सिर्फ एक बात आपके सीखने की है कि KW क्या होगा। KW होगा हमारा 10⁻⁻14। व्हाट इज दैट? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जाता है। बस यहां से इतनी बात ये आपको लेनी। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर पर H पॉजिटिव आयनाइजेशन बढ़ जाता है। बस ये नोट करना है। हटा रहा हूं, वाटर लिया, इससे मतलब नहीं है डेल्टा H डिसोसिएशन है ये, तो इसकी डिग्री ऑफ, ये वही वैल्यू है जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस में होके आ जाती है। K इज इक्वल टू, ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, ये मैंने बता दी, बस दिमाग में रखनी है। तो 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही। यहां तक मैंने आपको ये नोट करा दिया। तो अब अगर मैं उसके बाद आप इसे प्रोसीड कर सकते हो, बस इतना। उसके बाद ये वाली लाइन आप नोट, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 है, तो एक का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो वाटर में अगर 1 लीटर वाटर हम लेते हैं तो उसमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। यहीं से हम इसको pH बना लेते हैं और ये बोल देते हैं कि वाटर की pH 7 है। pH 7 लाने के लिए एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? वो तो 10⁻⁷ के टर्म्स में कंफ्यूज हो जाएगा। उसको समझाने के लिए इसको लॉगरिथम स्केल पर ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया ताकि ये 7 बाहर आ जाए। अब क्योंकि माइनस में है तो लॉगरिथम लेने की जगह माइनस लॉगरिथम लेंगे। दोनों तरफ माइनस लॉगरिथम लेकर हम एक pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो pH कैलकुलेट करने के लिए ये तो एक सिंपल बात हो गई। जब बिल्कुल न्यूट्रल वाटर है तो सोल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब बाहर से हमने एक्स्ट्रा H पॉजिटिव ऐड किया। अब हमने क्या किया? वाटर में एसिड ऐड किया। कोई भी एसिड, ये बात आपको याद है अच्छी तरह से, कोई भी एसिड एसिड की तरह से तब एक्ट करेगा जब उससे H लेने वाला कोई हो। वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तब वो एसिड की तरह से एक्ट करेगा। तो वाटर के अपने H पॉजिटिव हैं 10⁻⁻7, बाहर से H पॉजिटिव ऐड कर दिया हमने। अब ये तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो इनको तो नेग्लेक्ट, प्योर वाटर में 7 pH मानते हुए बाहर से अगर H पॉजिटिव की संख्या बढ़ा दी मैंने, बढ़ा दी मतलब 10⁻⁷ से 10⁻⁶ कर दी, -4 कर दी, -5 कर दी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अब ये सोल्यूशन एसिडिक हो जाए। OH बढ़ा दिया तब ये सोल्यूशन बेसिक काउंट। तो अब ये वाली बात फर्दर आपके काम pH स्केल पर। pH ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिथम। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये हमने किया क्यों। ये हमने इसलिए किया ताकि नंबर के टर्म्स में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए। ये 7 क्या है? 7 pH होना क्या है? ये 7 pH होना ये बताता है कि प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। तो pH ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इस, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻, ऐसे भी आप लिख एक और pH की डेफिनेशन बस ये नोट करना है, ये 3 और कुछ नोटेड तेजवीर लिख लिया है। pH क्या इंडिकेट करती है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे pH है ऐसे pOH भी है, क्योंकि उसका भी तो कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁷ मोल पर लीटर ही है। तो इन दोनों में रिलेशन होगा। अगर मैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव के प्रोडक्ट को KW बोल रहा हूं तो दोनों तरफ लॉगरिथम आप लेकर के इसका लॉगरिथम लो, इधर लॉगरिथम लिया, इधर लॉगरिथम, तो लॉग KW विल बी इक्वल टू लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में हो जाएगा लॉग OH नेगेटिव। ये कितना है? ये कितना है? ये वैल्यू KW के बराबर यानी लॉग 10⁻⁻14 के बराबर आ जाएगी। ये आ जाएगा, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस ले लिया दोनों तरफ, तो ये 14 आ जाएगा। ये 7 है, ये 7, दोनों की वैल्यू रख करके मैं कैलकुलेट कर pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। प्योर वाटर के लिए ये 7 है, लेकिन वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा सब्सटेंस होता है तब भी ये वैल्यू दोनों के लिए सम 14 ही आएगा। ये फॉर्मूला बस
और कुछ नहीं, बस ये वाला। इतना टाइम बाकी नहीं है कि सारा नोट करोगे अभी दोबारा से, बस सिर्फ ये वाला pH प्लस POH इजिकल टू 14 PKW। वो भी इसलिए कि अभी हमें इसको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं, तो ये आपको बिल्कुल टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए। फॉर ये बात मैंने बता दी थी। पीके वैल्यू क्या होती है? पीके वैल्यू जो है, जैसे मैंने वैल्यू पीएच की है, ये तो पावर या पोटेंशियल बोल दो, आप पावर बोल दो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के, ये जो हम के ए की वैल्यू डिसाइड करते थे, अगर मैं इसे लॉगरिथमिक स्केल पर लिख लेता हूं तो ये पी के वैल्यू, पी के ए, पी के बी, पी के डब्ल्यू, ये सारी वैल्यूज आ सकती है। तो ये इकट्ठी एक साथ देखनी है। पी के वैल्यूज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था? जैसे के ए किया था मैंने भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। के ए एसिड के लिए क्या था? CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये किया था, डिवाइडेड बाय CH3COH। तो अगर मैं इसका नेगेटिव लॉगरिथम इधर और नेगेटिव लॉगरिथम इधर ले लेता हूं तो ये पी के ए वैल्यू हो जाएगी, पी के बी ऐसे ही हो जाएगा, पी के डब्ल्यू ऐसे ही हो। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के, पी के बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के बी। ये फॉर्मूले दो आपको याद रखने हैं, यही वाले लिखने हैं बस। अब क्योंकि ये माइनस में है तो वीक एसिड के लिए हायर वैल्यू होगी पी के ए। के ए ज्यादा होना मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होना, पी के ए ज्यादा होना मतलब एसिड वीक होना। तो एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, एसिड स्ट्रेंथ क्योंकि माइनस ऑफ लॉग के ए है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। कई बार वैल्यूज दे करके क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़े से क्वेश्चन आते हैं, कई सारे एसिड की वैल्यूज दे देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ, पी के ए की वैल्यू दे देते हैं। तो जितना ज्यादा पी के उतना कम एसिडिक, ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। यही कंडीशन बेस के लिए आ जाएगी बस ये दो फॉर्मूले के अलावा मत लिखना कुछ भी, ये दो फॉर्मूले बस। और एक ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम कोई होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम समझते हो आप, जैसे HCl गिविंग यू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। इसके के ए एंड के बी की बात की जाए, इसके के ए के बी की बात की जाए तो इसका प्रोडक्ट KW के बराबर। For conjugate acid base, KW will be equal to the product of Ka multiplied by Kb। इसका अगर मैं लॉगरिथम ले लेता हूं दोनों तरफ तो PKW माइनस PKW 14 आ जाएगा, और माइनस PKA माइनस ऑफ लॉग KA PKA आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग KB PKB आ जाएगा। इनका सम बराबर होगा एक, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद बस 3 नोट करने हैं। ये टेम्परेचर सब में बिल्कुल फिक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर वेरी किया तो ये वैल्यू तो चेंज होंगी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है, अभी तक क्या क्या बताया, कराना रिपीट। नंबर 1 ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, नंबर 2 कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, इन दोनों में रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नंबर 5 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इसका पीएच के साथ रिलेशन, पीएच के साथ रिलेशन करते हुए पीके ए, पीके बी, पीके डब्ल्यू, पीके ए प्लस पीके बी इजिकल टू पीके डब्ल्यू इजिकल टू 14, ये फॉर्मूला करते हुए ये सब एक जगह 2 पेज पे आ जाएंगे, 3 पेज पे सारे के सारे, और इनको ही पहले पक्के करने हैं। अब इसके बाद आएगा एक बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है किसी एसिड का और उसके सॉल्ट का, या किसी बेस का और उसके सॉल्ट का। कैसा सोल्यूशन लेना है? एसिड लेना है, एसिड ए है, सॉल्ट ऑफ एसिड ए होना चाहिए, या बेस है, सॉल्ट ऑफ दिस बेस होना चाहिए। या पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन सिर्फ अकेला एक सॉल्ट भी हो सकता है। 3 केसेस ये ऐसे बनते हैं, कुछ एक सेट बनते हैं कि अगर, अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, वाटर ले रखा है मैंने, इसको छोड़ दो बफर को थोड़ी देर के लिए, इसमें मैं थोड़ा सा HCl ऐड कर देता हूं, एक ड्रॉप HCl ऐड, तो क्या इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा? वाटर लिया है मैंने, प्योर वाटर, बाहर से HCl ऐड किया, क्या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा? HCl ऐड कर देने पर अब पहले से ज्यादा H पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले जितने रहेंगे पहले से कम हो जाएंगे पहले से ज्यादा हो जाएंगे। पहले कितने थे प्योर वाटर? pH 7 थी, 10 टू द रेज -7 मोल पर लीटर। अब बाहर से HCl का एक ड्रॉप ऐड कर दिया, ज्यादा हो गए, तो मैं बोलूंगा कि इस वाटर की pH चेंज हो जाएगी। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि जब हम इसमें बाहर से कोई स्मॉल अमाउंट, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप एसिड के या बेस के ऐड करते हैं, तो इस सोल्यूशन की जो पहले से मौजूद था पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चेंज को ये रेजिस्ट करता है। मींस ऐसा कोई भी मिक्सचर या सोल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता हो, थोड़ा बहुत एसिड या बेस ऐड करने पर, बाल्टी भर के नहीं ऐड कर देना है। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml की और 3 बाल्टी एसिड के ऐड कर दोगे फिर तो उसकी बात नहीं हो रही है। 1 या 2 ड्रॉप बस एसिड या बेस ऐड कर देने पर अगर पीएच चेंज नहीं होती मिक्सचर की, ऐसे मिक्सचर को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। ए सोल्यूशन whose pH is not altered to any great extent by addition of small quantities of either strong acid or strong base is called buffer। स्मॉल अमाउंट, 1 या 2 ड्रॉप, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये बाहर से आने वाले H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करके उनको न्यूट्रल कर देता है, बाहर से आने वाले OH नेगेटिव को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनको न्यूट्रल कर देता है। डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नोट करना है। एक एग्जांपल्स इसके पूछे जाते हैं। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये नहीं लिखना है। एक पहला एग्जाम्पल सिंगल सब्सटेंस वाला, 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, एक सॉल्ट हो, एक एसिड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर हो, एक बेस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर। सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, 2 टाइप के बफर सोल्यूशन हो सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर में फर्दर 2 टाइप के होंगे, वीक एसिड प्लस सॉल्ट, वीक बेस प्लस सॉल्ट। ये एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। डेफिनेशन लिखनी है और ये टाइप्स लिखने हैं, बस हटा रहा हूं मैं से, चेंज कर रहा हूं। हो गया। सिंगल सब्सटेंस का जो सोल्यूशन होता है वो अमोनियम एसीटेट का एग्जाम्पल है। अमोनियम एसीटेट का सोल्यूशन बफर सोल्यूशन की तरह से एक्ट करता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल में आपको लिखना है। दैट इज अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड एक्ट एज बफर। सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर में एसिडिक बफर, ये कुछ नहीं लिखना है। वीक एसिड ये लिखना है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, ये वाला जो एसिड लिया इस एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिक्सचर इज बफर। ये एग्जांपल है। दूसरा बेसिक बफर, वीक बेस, इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, किसके साथ होगा? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस सॉल्ट और इस वीक बेस का मिक्सचर बफर सोल्यूशन है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एग्जांपल काम के हैं। 3 एग्जांपल बताए, सिंगल कंपाउंड का बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। बफर एक्शन कैसे होता है ये पढ़ लेना, आ सकता है आने को, कि किस तरह से ये रेजिस्ट करते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। बाकी एक अंडरसन इक्वेशन है, वो बताने के बाद फिर हम इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर। ये नोट कर लिए 3 एग्जांपल्स। एक और ऐड कर दी मैंने चीज आपको, एक बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन और उसके 3 एग्जांपल्स। मैकेनिज्म आप करोगे खुद इसका। अब आते हैं हम इस अंडरसन इक्वेशन, ये फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल इक्वेशन किसी एसिड के लिए लो, कुछ नहीं, जो अभी तक किया है वही अप्लाई करना है, बस एडिशनली कुछ नहीं करना। इक्वेशन से जो ऑब्जर्वेशन निकलेंगे उनको ऑब्जर्व करना है बस। ये H पॉजिटिव वाटर गेन करके H3O पॉजिटिव A नेगेटिव बना ले। K की वैल्यू रख सकता हूं मैं यहाँ, Ka विल बी इक्वल टू A नेगेटिव, H3O पॉजिटिव Ha। ये वाटर कहां गया? वाटर इस K के साथ मिलकर के Ka बना गया। अभी हमने Ka के लिए वैल्यू एक ही कैलकुलेट की, वही ये सारा। मैंने इनको दोनों तरफ अब रीअरेंज किया। H3O पॉजिटिव ये इसलिए किया ताकि इसका मैं pH कैलकुलेट कर सकूं। भाई मैं H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव बराबर ही, एक ही तो बात है, कोई फर्क थोड़ी है। अगर आपको कहा जाए pH इज इक्वल माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों के बराबर। दोनों तरफ लॉगरिथम अब लेकर हम इसे सॉल्व कर, लॉग H3O पॉजिटिव, लॉग K, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं -1, ताकि ये pH बन जाए। माइनस लॉग K pKa बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग HA ओवर A, या इसे मैं रिवर्स कर दूंगा, A नेगेटिव ओवर HA हो, प्लस में ही रहे। इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया -1 से। डन हो गया। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं pH से एंड pKa से, माइनस ऑफ लॉग HA ओवर A नेगेटिव। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो A नेगेटिव एंड HA अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ये मैंने प्लस कर दिया, लॉग A नेगेटिव को मैंने ऊपर लिखा, HA को नीचे लिखा। जी, ट्रेन के पीछे ही दौड़ते रहना पकड़ने के लिए, जब स्टेशन से छूट जाती है तभी पहुंचते हो तो। This is last and final call for Mr. तेजवीर सिंह। Please complete your boarding। दौड़ो जल्दी। तेजवीर आराम से कॉफी पी रहे हैं बैठ के। शुक्रिया। ये आ गया pH इज इक्वल टू pKa प्लस, ये जो इक्वेशन है, अब अगर मैं इसको और इसको बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन कर देता हूं, देखो उस अपनी पुरानी इक्वेशन पर आओ, आप ये वाली इक्वेशन की बात कर, इस इक्वेशन पर आओ। HA प्लस वाटर, ये लिखा मैंने HA प्लस वाटर गिविंग यू A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव।
इक्विलिब्रियम की अगर कोई स्टेट ऐसी आ जाए, अगर अगर के साथ है कंडीशन कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 50-50% अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू कितनी आ गई, पीएच के बराबर क्या आ जाना चाहिए, ए नेगेटिव एच ए, ये 1 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0 रखोगे तो पीएच एंड पीके ऐसी स्टेट में बराबर आती है। तो इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास एसिड का है सेम कॉन्सेंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट बेस का है। बात पे मेरी ध्यान देना, एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन है। इसको मैं सॉल्ट भी कह सकता हूं, सॉल्ट की फॉर्म में ही तो होगा जब मैं एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा। ये ए नेगेटिव क्या होगा, अगर ये Cl नेगेटिव है तो NaCl की फॉर्म में होगा या किसी और फॉर्म में। तो अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केस में पीएच एंड पीके की वैल्यू बराबर रहती है, एक स्टेट बीच में ऐसी आती है। आपको जो याद रखनी है इक्वेशन, वो ये वाली इक्वेशन याद, अंडरसन प्लस माइनस में ध्यान रखना, कभी माइनस होता है, कभी कहो माइनस है तो ये नेगेटिव ऊपर होगा, प्लस प्लस है तो ये नेगेटिव ऊपर होगा, और अगर माइनस है तो ये नेगेटिव नीचे। तो इनमें से कोई सी एक इक्वेशन आपको याद रख के पीएच कैलकुलेट करनी होगी। पीएच कैलकुलेट किस डेटा से करोगे, पीके ए से करोगे, और रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, बस ये दो इसमें नोट करने हैं आपको, एक ये और एक बस तेजवीर और कुछ नोट नहीं करना है, ये दो करने हैं बस। फिर चलो आगे। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच इज इक्वल टू ये आ जाएगा सॉल्ट ओवर एसिड, सॉल्ट ओवर बेस। सेम इक्वेशन को मैं एसिडिक बफर बेसिक बफर, बफर के लिए हमने ये अंडरसन इक्वेशन अप्लाई, कई बार बफर सोल्यूशन दे देते हैं और उसकी पीएच कैलकुलेट कराई जाती है, पूछी जाती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना हो। फॉर एसिडिक बफर, फॉर बेसिक बफर, वही वाला फॉर्मूला जो अंडरसन इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, वही फॉर्मूला ये एक याद रख लोगे। एक और ये आपको, इसको छोड़ दो, ये तो कर चुके हैं। एक ये फॉर्मूला, और अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सॉल्ट का, वीक एसिड एंड वीक बेस का, क्या समझते हो वीक एसिड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, ये एक ऐसा प्रोसेस है, अभी हमने इसको बफर में लिखा था। अमोनियम एसीटेट क्या होता है, बफर की तरह से इस्तेमाल होता है। मैं अगर इसको वाटर की तरह से, वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो रिएक्शन करने पर बनेगा CH3COOH एंड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में, ये एसिडिक। एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। इस सोल्यूशन की अपनी कोई पीएच होगी, वो पीएच कैलकुलेट करने के लिए मैं डराइव नहीं कर रहा हूं कि क्या डेरिवेशन इसका है, कहां से आए ये फॉर्मूला, डराइव भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन इसकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो PKW, जो कि कांस्टेंट है, हमेशा 40 नहीं रहना है। PKA इस एसिड की जो हमने यहां यूज किया है, ये वाला एसिड जो, PKB इस वाले बेस, तो 1/2 PKW प्लस PKA माइनस। अब मैं PKW की वैल्यू रख करके और आगे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पूरा का पूरा है, तो ये 14 वैल्यू मैंने रखी। तो ये वाला फॉर्मूला कर लो, सॉल्व करके इसको ये वाला कर लो। ये लेकिन कब के लिए है, ये फॉर्मूला तो याद रह जाता है, ये नहीं पता लगता कि ये अप्लाई कब करना है, जब कोई वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होगा और उसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया, अमोनियम एसीटेट। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, NH4CN, क्योंकि इसका एसिड कौन सा है, HCN वीक एसिड है, बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, H2CO3 के अलावा NH4OH वीक बेस। ज्यादातर तो देखो ये आएगा एसिटिक एसिड, और ये 3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने। जब अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई करना है, वीक एसिड वीक बेस वाले केस में बस, और कहीं नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम अप्लाई करते ही नहीं है कभी, दोनों। 4 केसेस होते हैं, 4 में से 3 केस की जगह मैंने एक ये वाला केस कंसीडर किया। ठीक हो गई बात, नोटेड। चलो लिख, पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड PKB ऑफ अमोनियम, इसी पर बेस्ड है ये जो फॉर्मूला है। जल्दी से कर लो इसको, बड़ी तेजी के साथ कर लो, कर लो। pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। ठीक हो गई बात। क्या लिखोगे, PKA PKB वैल्यू फीड कर दो इसमें, 7.005 आ गया। तो ये सैंपल प्रॉब्लम हो गई आपके लिए, एक अभी जो किया है उसके बेस पर। बस इसमें क्लिक आइडिया कहां से करोगे कि यही फॉर्मूला लगाना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमने लिया, इसके लिए पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड PKB, ये इनके लिए गिवन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एंड एसिटिक एसिड के लिए। अमोनियम एसिटेट बना, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट बनाए
तो इसलिए हमने इसको पिक किया। चलो थोड़ा सा स्पीड से कर लो, जितने ज्यादा से ज्यादा कर लोगे। ये छोटे छोटे शुरू में क्वेश्चन है, और 11th क्लास में तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन आने हैं। जो एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं वो मुश्किल हैं आने। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनसे ज्यादा चांस है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज दिस। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिया, पीएच फॉर्मूला लगेगा सीधा, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, तो पीएच इज इक्वल टू -3.8। अब मैं इसे लॉग को सॉल्व करूंगा, -3, ये -3 इधर आकर n log m log 10 1 हो गया, तो प्लस कर देंगे हम इसको, क्योंकि ये माइनस लॉग इसे ओपन किया, ये वैल्यू हमें गिवन है 0.58, राइट। तो ये वैल्यू क्योंकि गिवन है तो हम इसकी वैल्यू रखते हुए दोनों को प्लस करके, और हमारा आंसर यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला, कोक, पेप्सी, पीएच देख लो कितनी आ गई, 2.42। pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 2.42। अच्छा खासा एसिडिक है नेचर में, ठीक। कहां से आई होगी पीएच? ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां से है? कार्बोनिक एसिड से, H2CO। अब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस हाइड्रोजन आयन दे दिया इन्होंने तो। अब किसी भी एसिड से आया हो, लेकिन होता कौन सा है सॉफ्ट ड्रिंक पे? H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ये डन हो गया। ये थर्ड देख लो, कैलकुलेट पीएच ऑफ 1 पॉइंट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। अब इसको मैं सीधे pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से नहीं करूं, सिर्फ ये रख दिया अगर, तो इसकी भाई pH तो 8 आ जाएगी। HCl की 8 pH कैसे हो गई? 7 से ज्यादा तो बेसिक होता है, ये तो अपने आप में गलत हो गई बात। जब कभी बहुत 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 कम कॉन्सेंट्रेशन किसी एसिड के गिवन हो, जो कि ये है 10 टू द रेज -8 मोलर, तो आप समझ लो एक मोल का कितना, 10 टू द रेज 8वां कैसे हो गया? 10 टू द रेज 8वां भाई, 10 टू द रेज 8वां, 8वां तो ये हो गया इसका 8वां, और ये एक 10 टू द रेज 8वां, इसमें फर्क नहीं है क्या? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे थोड़ी नेग्लेक्ट करते हैं हम। ऐसे केस में जब हमने पीएच कैलकुलेट करनी है, तो जो वाटर के H पॉजिटिव हैं, एक तो वाटर में डिसॉल्व किया, इसे वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव 10 टू द रेज -7 इसका भी है, और HCl से जो ये आया 10 टू द रेज -8 इसका भी है। इन दोनों को ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आएगा, भाई हम नेग्लेक्ट कब करते हैं इसको? जब अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का होगा तभी तो। अब है ही मान लो मेरे पास कोई बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इस कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इनको हम ऐड करके कैलकुलेट। ये लॉग 11 गिवन है हमें, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखो, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द रेज -14, ये तो पूरी डिटेल है, 7 आ गई पीएच, और ये 10 टू द रेज -7 H3O पॉजिटिव, ये जो मैंने ऐड करना है इसका, ये है मेन बात। आयोनाइजेशन ऑफ HCl से कितना? 10 टू द रेज -8 मोलर मिल गया हमें कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव का, ये मिल गया। टोटल कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों को हमें प्लस करना हो, इसको मिलाकर और इसको मिलाकर दोनों को प्लस कर। जब total concentration of H3O positive in water and HCl 10 to the raise -7 10 to the raise -8। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, कर लोगे इन दोनों को ऐड करना जरा, या ऐसे भी कर सकते हो 10 to the raise -7 प्लस 10 to the raise -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raise -1, ऐसे भी करके कर सकते हो। हाँ, 10 to the raise -7 ही कॉमन रहेगा। तो कुल मिलाकर के जब मैंने इसे सॉल्व किया, तो 10 + 1 log 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raise -8, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, ये वैल्यू गिवन है 10 टू द रेज log 11 की वैल्यू गिवन है 1.041, इसकी वैल्यू रखकर मैं इसको ऐड कर दूंगा, और ये पीएच आई। यहाँ अटक गए ना? यस, थोड़ा सा नहीं, अटक गए तो अटक गए। और कौन? करो, सॉल्व करो। 10 टू द रेज -7 प्लस कॉमन ले लिया, चलो 1 प्लस 10 टू द रेज -1, ठीक। तो ये मेरा कितना आ गया? 1 + 1/10 हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 + 1 11/10 हो गया, 10 टू द रेज -7 हो गया, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज -8 हो गया। ये किया है, ठीक है। इस 7वीं क्लास का गणित भी मुझे ही बताना पड़ेगा, ये करोगे, ये होगी। तो ये कब के लिए है, ध्यान रहे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जब भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, 10 टू द रेज -7 के ऊपर होगा, -7 के ऊपर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वाटर से भी कम है, तब ऐसे केस में हम सिर्फ इससे पीएच, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला से पहले वाले केस में लगाया था, पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज H पॉजिटिव, A negative, HA at equilibrium. Also determine value of Ka, pKa of monobasic acid. Given है हमें ये एंटी लॉग,
तो हम सबसे पहले क्या करें, पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। पीएच इज इक्वल टू, हमें पीएच गिवन है, पीएच गिवन है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे पहले नंबर पर, ये कैलकुलेट। एंटीलॉग गिवन भी है, पीएच कितने गिवन है 4.5 माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 4.5, तो इसका एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग ये गिवन है, यही हमारी पीएच आ गई, ये आ गई हमारी पीएच। अब जब मैं किसी एसिड को एएच को लिखता हूं और इक्विलिब्रियम पर लिखता हूं एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन प्लस ए नेगेटिव, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इस ए नेगेटिव का है, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड लिया है तो एक ही एच पॉजिटिव है, तो जितना एच पॉजिटिव है उतना ही ए नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना आ गया, जितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आया उतना ही ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आया, ये दोनों की वैल्यू बराबर, एक सॉल्व हुआ मेरा, ये दूसरा सॉल्व हुआ। अब निकालना है मुझे एच ए यानी ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है। हमें और क्या कैलकुलेट करना है, के ए एंड पी के ए निकल जाएगा तो पी के ए हम कैलकुलेट कर सकते। के ए के लिए क्या करोगे, वही कौन सा लॉ, ये वाला लॉ ऑफ मास एक्शन, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए, ये पुराना इक्विलिब्रियम वाला जो लॉ यहां से निकाला हमने, इसके लिए के ए की वैल्यू इक्वल टू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए, ये करते हुए इनकी वैल्यू को रखकर मैं कैलकुलेट करूंगा। इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या आएगी, इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं 0.1 मोलर ले रहा हूं और एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर मुझे मिला कितना, ये मिला मुझे 3.16 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, पीएच गिवन है मुझे, ये 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मुझे कैलकुलेट करना था, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं यहां, जैसे लिखता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस अल्फा या सी अल्फा लिखोगे, तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन मेरा 0.1 मोलर है तो ये वैल्यू 3.16 इंटू 10 टू द रेज -5 के बराबर आई। ये 0.1 है, ये देखो कितना है 0.1 माइनस 0.000316, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही रख सकता हूं मैं, 0.1 ही रख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर लगाया तो एच ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही आ गया। ये वैल्यू उठा करके मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, और ये क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं, जितना एच पॉजिटिव है उतना ही ए नेगेटिव है, एच ए की वैल्यू ये 0.1 आ गई, के ए कैलकुलेट किया गया, के ए से पी के ए माइनस ऑफ लॉग के ए आप कर सकते हो, पी के इजिकल टू माइनस ऑफ लॉग के ए, तो ये 8 वैल्यू आ जाएगी पी के ए। तो ये 2-3 जगह पर यहाँ अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, काम का क्वेश्चन है, आ सकता है। ये सारे जो शुरू वाले पोर्शन में एनसीईआरटी के हैं, सारे ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देते आपको 11th में, छोटे छोटे ये जैसे एक पेज पे जो सॉल्व हो जाते हैं वही सॉल्व करने के लिए दे रहे हो। चेंज कर रहा हूं मैं इसको, हो गई भाई नोटरी, इसकी नोटरी मतलब नोटेरी, नोट लिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज सैंपल ऑफ, ये तो वही है क्वेश्चन, अभी आ गया था, दोबारा आ गया, गलती हो गई। पीएच ऑफ सैंपल ऑफ विनेगर, पीएच गिवन है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा, एंटीलॉग गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू 10 टू द रेज माइनस पीएच इज इक्वल टू 10 टू द रेज माइनस पीएच इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, भाई यही तो करते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही आ गया ना। तो आंसर देख लो इसका क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू दिस लॉग, इसका एंटीलॉग लोगे, ये गिवन है वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 1.74, यही आनी है जो गिवन हो, वैसे भी सोचा जाए, इसके अलावा क्या ही है। तो हमारा आंसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में अगर 1.7 इंटू 10⁻⁴ मोलर है तो पीएच 3.76 होगी। विनेगर, विनेगर सिरका, चाइनीज फूड है ना, नूडल, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम तो खीर में डाल दो सिरका। नहीं मैंने बोल दिया तो तुमने बोल देना नहीं सर खीर में डलता है सिरका, नहीं टेस्ट है अपना अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार दूध को स्पॉयल करके, दूध को हम दूध फाड़ना कहते हैं ना जिसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, पनीर बनाने के लिए तो सिरका डालते हैं पहले, उसमें 1-2 ड्रॉप सिरका डाल दो, देखो दूध का दही बन जाना है थोड़ी देर में, फिर रसगुल्ले बनाओ चाहे। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एचएफ, एसिटिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड एंड HCN, पढ़ लो वापस आ जाओ। आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है इन 3 के लिए, के की वैल्यू गिवन है, के ए गिवन है, इसके लिए पहला, दूसरा फॉर्मिक एसिड, तीसरा हाइड्रोजन साइनाइड। कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, के लिए फॉर्मूला मुझे बता दो बस।
जी कुछ भी। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है तुम्हारे पास? के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 10⁻⁻14। तो के ए हमें गिवन है, कॉन्जुगेट बेस के लिए ये बताना है, ये 10⁻⁻14 है, तीनों के लिए वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले के लिए के बी के डब्ल्यू ओवर के ए, तो फॉर एफ नेगेटिव के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के ए, कैलकुलेशन कर लो। सेम दूसरे तीसरे के लिए आप अप्लाई कर लो, एक कर लो बस ये सॉल्व। बाकी ये भी एनसीईआरटी की है ये प्रॉब्लम। क्या हो गया, परेशान करोगे मुझे, दुखी करोगे? दुखी करोगे तो मैं और पढ़ाऊंगा, क्योंकि दुख में मैं ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है, बस एक कर लेंगे, बाकी तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो गया बस। लो कहते ही कर लो, हमारी हो गया। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कर दो ना, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी बस हो गया, हो तो गया ही। मैं भी ओलंपिक खेलूंगा तो गोल्ड मेडल मेरे बस यूं आ गया, तो कर दो, लिख दो, सॉल्व कर दो, करो 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 करो। मोबाइल पे क्रिकेट खेल के तो मैं भी हर मैच में सेंचुरी बनाता हूँ, बात तो ग्राउंड की है। देखो एसिटिक एसिड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया इसका सी माइनस सी अल्फा, आफ्टर टाइम टी सी अल्फा सी अल्फा। के के लिए जो ये वैल्यू फाइनली आ जाती है, ये कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव के बराबर क्यों लिया? क्योंकि जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही इसका है, तो ये दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर हो गए, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया। आना तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन बाहर से कुछ ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तब हम दोनों का स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर नहीं ले। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता था, एक H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए एंड, हाँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये इसका। तो क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब मैं यहां से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करिए। आयनाइजेशन कांस्टेंट मुझे गिवन था, ये उसी रिलेशन से मैंने कैलकुलेट कर लिया इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना था उतना ही एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन था। अब पीएच माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू गिवन है, यहां से मैंने इसकी पीएच कैलकुलेट, वही मुझे इसमें बताने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे करोगे? अभी तो पीएच निकले ना, तो बताओ कैसे निकालोगे? यहां से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है। एक मुझे क्या पता है, के की वैल्यू पता है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है, और एसिटेट आयन पता है। तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहा हूँ, के ए ओवर सी स्क्वायर रूट, ये आएगा, पूरे पर आएगा। सी कितना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, के ए गिवन। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड पता कैसे चलेंगे? डिसोसिएट आयन फिर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो टोटल आयंस कितने मौजूद हैं, वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनके आयंस की मौजूद, इनके कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, तो यही तो कैलकुलेट करने के लिए किया ये अल्फा की वैल्यू। करके क्या लाओगे अगली क्लास में, मतलब कल को लगेगी, कल को क्लास।